ऑनलाइन सब बच्चों को प्रणाम। आदित्य, कनिष्क, अश्मीत, राधिका, शिवम, जो नाम मुझे नजर आ रहे हैं, तरुण, शुभ, आयुषी, अमय, सभी को प्रणाम। चलिए, persons who have entered into partnership with one another are individually called, collectively called, and the name under which their business is carried on is called firm name. ठीक, अभी और भी बच्चे आने वाले हैं क्या? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनीश, गुड आफ्टरनून। दिव्या, हाँ जी, ये तो हो गया पार्टनर फर्म और फर्म नेम। वे कौन हैं जो नजर तो आते हैं पार्टनर जैसे, ऐसा लगता है कि ये तो पार्टनर ही हैं लोग, लेकिन होते नहीं हैं। कंफ्यूज मत हो जाना। नॉट डीम टू बी पार्टनर। HUF के मेंबर्स और बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड वाइफ, यानी कि HUF और BBC शॉर्ट। बहुत अच्छा, ये भी हो गया। अब 2 मिनट के लिए आपके पास अगर कोई पेन हो तो उस पेन को निकालो। पेन पेंसिल जो भी हाथ में, बस एक चीज हाथ में रखो, कुछ रखी। फिर आपके पास आरंभ वाले नोट से बोलो हाँ, उस नोट्स में जो पेज खुला है उस पेज पे वो पेन रख दो। हाथ खाली होना चाहिए, पेन रख दो और नोट्स बंद कर दो। हाँ, ताकि वहीं पे खुले वापस। मेहनत बचा रहा हूं। ठीक, बंद हो गया। स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ दिख रहा है आपको? नहीं। आपके पास कुछ लिखा हुआ मटेरियल सामने है कंटेंट नोट्स का? कुछ भी नहीं, सब पैक है। अब बात करते हैं, पार्टनरशिप की डेफिनेशन आप लोगों ने स्कूल में पढ़ी कि नहीं पढ़ी? हाँ, तो मैं आपसे सुनना चाहता था और मैं नहीं चाहता कोई देख के बताए चीटिंग करे, इसलिए मैंने बंद कराए नोट्स। ठीक, अब बताओ पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है? नहीं, एक हाथ ऊपर करना, हाथ ऊपर करना। एक, हाँ बोल। गुड, ऑलमोस्ट सही है। हाँ, और कोई? हाँ बोल बेटा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। द रिलेशन बिटवीन टू और मोर persons who have agreed to share profits and losses, लिखूं नहीं लिखूं? लिख दो। and losses of a business carried on by all or any one of them acting for all। अच्छा, ठीक। हाँ, अब करेंगे ना इस पर चर्चा, क्या इसमें से हटाना है। अपन चीजें हटाएंगे इसमें से, इसलिए। तो ये मोटा मोटा जनरली यही स्कूलों में पढ़ाया जाता है, कुछ प्लस कुछ माइनस, अलग अलग स्कूल में अलग अलग तरीके से। देखते हैं। सबसे पहला वर्ड जो इसमें नहीं आना चाहिए वो है टू और मोर। दूसरा, एनी वन नहीं आएगा, एनी आएगा, है ना। और तीसरा, एंड लॉसेस नहीं आएगा। तो अब इनको हटा के बोलो। पार्टनरशिप इज द relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। ठीक, अब जानबूझ के मैंने आपसे कोशिश की कि कोई ना कोई गलत बोले। ये बिटिया सही बोली थी, बहुत कुछ ऑलमोस्ट सही बोली थी, पर इसको फिर मैंने इतनी वो नहीं दिया कि इसकी बात को लिखूं। क्यों? क्योंकि सही बोलती तो क्या लिखो, मुझे लिखना गलत था पहले, जानबूझ के गलत लिखना था। क्यों गलत लिखना था? क्योंकि दिखाना था कि कुछ चीजें गलत हो जाती हैं स्कूलों में। अब क्यों नहीं आना चाहिए टू और मोर, यहां से स्टार्ट करते हैं। लॉ में जब डेफिनेशंस बनाई जाती हैं या लॉ में जब प्रोविजंस बनाए जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वो कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा अर्थ देता हो। नए तरीके से लॉ पढ़ने, ध्यान से सुनना। शब्द कम से कम यूज होने चाहिए
और मीनिंग बेस्ट से बेस्ट निकलना चाहिए। जितना क्रिस्पी होगा उतना, द क्रिस्पियर द बेटर। क्रिस्प मतलब शॉर्ट एंड स्वीट, बट पूरा अर्थ आ जाए। अब मजे की बात यह है कि टू और मोर इज अ redundancy because we are already using the word persons. शार बच्चे बैठे हैं ना, पास होने बैठे हो नहीं ना, हो मत जाना पास, पास तो नहीं है, बाय प्रोडक्ट है। टू और मोर और आगे पर्सन्स बोल दिया तो ये तो रिडेंडेंसी होगी। रिडेंडेंसी समझते हो, अननेसेसरी रिपीटेशंस, है ना, कोई मतलब नहीं है। पर्सन्स क्या है, पर्सन का प्लूरल, पर्सन का प्लूरल, पर्सन मतलब सिंगुलर, पर्सन्स प्लूरल। इंग्लिश में प्लूरल किसको बोलते हैं, दो या उससे ज्यादा को प्लूरल बोलते हैं। तो पर्सन्स शब्द अपने आप में ये सूचना दे रहा है ना कि दो या उससे ज्यादा लोग हैं। पर्सन्स बोलने में ये अपने आप में इंटरप्रिटेशन निकल रहा है या कि दो या उससे ज्यादा लोग हैं। इसका मतलब टू और मोर लिखने की जरूरत, लिख दो तो पाप नहीं है। आप अगर मीनिंग लिखोगे, एक्सप्लेनेशन लिखोगे, एक पैराग्राफ लिखोगे पार्टनरशिप के ऊपर, तो आप जरूर लिखना कि देर आर टू और मोर पर्सन्स, अ पार्टनरशिप हैज टू और मोर पर्सन्स। अब ये वहां ऐसा मत करना कि सर ने बोला था टू और मोर नहीं लिखना इसलिए पार्टनरशिप हैज पर्सन्स। नहीं नहीं, जब एक्सप्लेनेशन मीनिंग लिखोगे तब तो टू और मोर लिखना ही, आपको भी लिखना है। पर जब डेफिनेशन बनाने की बारी आती है लॉ मेकर्स की, तो वो डेफिनेशन बनाते समय ध्यान रखते हैं कि जितने कम शब्दों में बने उतना अच्छा। तो जो एग्जैक्ट लॉ मेकर की बनाई हुई डेफिनेशन है उसमें कहीं भी आपको टू और मोर वर्ड लिखा हुआ नहीं मिलेगा। समझ में आया क्यों नहीं लिखा हुआ मिलता है? तो टू और मोर लिखने की मनाही है मेरी क्लास में, हाँ या ना? नहीं, कहाँ बोला कि मत लिखना, बोला ना कि लिखना। जब आप कोई पैराग्राफ लिखो, कुछ एक्सप्लेनेशन लिखो, पार्टनरशिप के कैरेक्टर्स लिखो, तो लिखना कि देयर आर टू और मोर पर्सन इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है लिखने में। लेकिन जब डेफिनेशन लिखने को आएगी तो आपको लॉ की वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ेगी। और लॉ मेकर्स की जो वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन है उसमें कहीं पे भी टू और मोर वर्ड नहीं है। इससे ज्यादा क्लियर नहीं कर सकता अप्रोच। आई समझ में बात? शार बच्चा, तो अभी हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ना, एक्सप्लेनेशन थोड़ी पढ़ रहे हैं, प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वर्ड बाय वर्ड। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। मजा आया सिंगुलर प्लूरल से खेल खेला है ना, पर्सन्स। दूसरा, हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। लॉसेस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि लॉसेस का शेयरिंग जरूरी नहीं है। लॉस का शेयरिंग हो तो भी चलेगा और लॉस का शेयरिंग नहीं हो, अगर लॉसेस को डेफिनेशन का हिस्सा बना लेते, मान लो फर्ज करो थोड़ी देर के लिए कि एंड लॉसेस लिखा होता, तो फिर इसका मतलब डेफिनेशन में लिखा है कि एंड लॉसेस, मतलब पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे उसको जिसमें प्रॉफिट भी शेयर होते हैं और लॉसेस भी शेयर होते हैं। क्योंकि लॉसेस वर्ड अगर डेफिनेशन में है मतलब लॉस शेयरिंग इज अ पार्ट ऑफ डेफिनेशन, मतलब इट इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। मतलब लॉस शेयर होना कंपलसरी हो जाता फिर तो, और फिर तो गड़बड़ हो जाती, क्योंकि लॉस शेयरिंग बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। इसलिए थैंकफुली लॉसेस नहीं लिखा है। लॉस शेयरिंग हो तो भी चलता है और नहीं हो तो भी चलता है, क्योंकि लॉस का शेयरिंग कंपलसरी नहीं है, लेकिन प्रॉफिट का शेयरिंग कंपलसरी है। इसलिए प्रॉफिट शेयरिंग, अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, वो तो डेफिनेशन का पार्ट है, पर एंड लॉसेस डेफिनेशन का पार्ट नहीं है। है ना? ये दूसरी चीज, एंड लॉसेस हटाना था, हटा दिया। अगला, ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये एनी वन लिख दिया तो फर्क क्या पड़ गया? हाँ, बहुत सही भाई, वन लिख दिया तो इसका अर्थ है कि फिर एक की बात कर रहे हैं। और एनी मतलब वन हटा दो, एनी मतलब फिर कितने भी, एक भी चलेगा उसमें, दो भी चलेंगे और एक से ज्यादा भी चलेंगे और एक भी चलेगा। एनी लिख के छोड़ दो तो उसमें एक भी आ जाता है और दो भी आ जाते हैं और चार भी आ जाते हैं। पर एनी वन कर दो तो वो तो प्रिसाइज हो जाता है फिर कि सिर्फ एक ही कर पाएगा। ठीक आया समझ में? अभी इसके बाद जब इस पॉइंट को और उठाऊंगा मैं आखिर में वापस में, तब फिर डिटेल में बताऊंगा और डिटर्मिनर के यूज के साथ बताऊंगा। एनी इज ए डिटर्मिनर, हाँ, एनी मच मोर फ्यू मोर, ये सब डिटर्मिनर है ना। तो डिटर्मिनर की टेक्निक से बताऊंगा कि क्यों यहां पर एनी का प्रयोग किया और एनी के आगे वन क्यों नहीं लगाना। अलग तरीके से पढ़ रहा है, आपको मालूम है, शार्प बच्चे बैठे इस क्लास में। ठीक, तो डेफिनेशन को एक बार देख लो अच्छे से, हटा दो जो चीजें हटाने की है। अब पढ़ो, एक बार पढ़ लो अच्छे से, मन 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 में मन में पढ़ो। पार्टनरशिप इज द,
अब इस डेफिनेशन के, अब खोल लो नोट्स, अब इस डेफिनेशन के कीवर्ड्स छापते हैं, निकालते हैं। सबसे पहला कीवर्ड बताओ, ये डेफिनेशन है हमारी पार्टनरशिप की, यहां से लेके यहां तक। आप बताइए पहला कीवर्ड क्या है? पार्टनरशिप इज, ये तो कोई कीवर्ड नहीं है, वो तो डेफिनेशन ही पार्टनरशिप की है। पहला कीवर्ड है रिलेशन, दूसरा कीवर्ड बिटवीन पर्सन्स, तो पर्सन्स दूसरा कीवर्ड है। तीसरा कीवर्ड हु हैव अग्रीड, अग्रीड तीसरा कीवर्ड है। अग्रीड किस बात के लिए? टू शेयर द प्रॉफिट्स, तो शेयर द प्रॉफिट चौथा कीवर्ड या की फ्रेज है। पांचवा शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस पांचवा कीवर्ड है। और छठा कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये पूरा फ्रेज ही की फ्रेज है, कीवर्ड बोल सकते हो आप। तो कुल हो गए, पहला रिलेशन, दूसरा पर्सन्स, तीसरा अग्रीड, चौथा शेयर द प्रॉफिट्स, पांचवा बिजनेस और छठा कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब एक एक पे चर्चा करेंगे, चूंकि टाइम बहुत कम मिल रहा है, 45 मिनट्स ही, अभी बाद में बढ़ाएंगे आराम से कुछ दिनों बाद, तो अभी टाइम लग जाएगा मुझे 2-3 दिन इसको पढ़ाने में। बड़ी क्लास होती 1.5 घंटे की तो एक दिन में करा देता, पर ठीक है, याद रखेंगे कि डेफिनेशन पे 3 दिन लगाए, ठीक, पर डेफिनेशन पे 3 दिन लगाएंगे तो उसका क्या फल मिलने वाला है आगे जाके वो मालूम पड़ेगा, फाइनल तक मिलेगा उसका फल। चलो, अब अगर 6 कीवर्ड है तो 6 कीवर्ड पे बात होनी चाहिए। पहला, पार्टनरशिप इज द रिलेशन। अब कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि क्या ये बकवास चल रही है, टाइम पास चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं करूंगा जो मुझे करना है। रिलेशनशिप के ऊपर मेरे को आपसे 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट के लिए कुछ न कुछ ख्यालात चाहिए कि आपके हिसाब से किसी भी रिलेशनशिप के लिए क्या जरूरी है। 2-3 मिनट बात करेंगे इस विषय पे। आपको लग सकता है कि ये क्या टाइम पास चल रहा है, फिलोसफी की बात क्यों कर रहे हो, पर मैं बाद में इसको कनेक्ट कर दूंगा लॉ से। सिर्फ जवाब देना कि आपके हिसाब से रिलेशनशिप के लिए क्या जरूरी, किसी भी रिलेशनशिप के लिए, मतलब रिलेशनशिप जो आप आजकल रिलेशनशिप शब्द सुनती हो करते हो, वो वाली रिलेशनशिप नहीं, कोई सी भी रिलेशनशिप हो, किसी की भी, आपकी मेरी है, आप दो दोस्तों की है, माता पिता के साथ है, किसी भी रिलेशनशिप के लिए, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो, किसी भी रिलेशनशिप के लिए क्या जरूरी है? इंटेलिजेंट कुछ भी बोलो। ट्रस्ट और हाँ, मेरा फेवरेट है वो, बहुत बढ़िया। कंपैटिबिलिटी, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। और अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, हाँ वही, ठीक। 5, 7, 8 बोल दो, 3 हो गए, 4, 5 और बोल दो फटाफट से, टाइम नहीं, जल्दी। ठीक, अश्योरेंस लिख देता हूँ मैं। सुरुचि, रुचि, अश्योरेंस। और बोलो। हाँ, ये लॉयल्टी, अंशिका ना, कौन बोला? तू बोली, क्या नाम है? महक, लॉयल्टी, बहुत बढ़िया। और बोलो। सब लड़कियां ही बोल रही, मतलब सब रिलेशनशिप के एक्सपर्टीज लड़कियों में है, लड़कों में कुछ भी मेच्योरिटी नहीं, पगले सारे, बोलो ना लड़के भी। अप्रूवल फ्रॉम बोथ साइड, एक्सेप्टेंस, एक दूसरे को एक्सेप्ट करे, सही बात, एक दूसरे को एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट द वे यू आर, कॉम्प्रिहेंशन, सपोर्ट, ये भगवान, लड़कों ने रिलेशनशिप के नाम से ही दूरी बना ली, बोले अपने को रहना ही नहीं, घर में रहेंगे, नीले ड्रम में नहीं रहेंगे, रिलेशनशिप का आर भी नहीं चाहिए, बोल ही नहीं रहा रिलेशनशिप के बारे में कोई भी। एक आध कोई लड़का तो बोलो, डरो मत, मैं हूं, बैठा हूं, वकील, तुम्हारा केस में लड़ूंगा, एलएलबी कराया मैंने, बोलो। एफर्ट्स होनी चाहिए। चलो कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 कर दो, फिर मैं बस कर दूंगा। हाँ, ये कौन बोला? ये बच्चे इंटेलिजेंट है यार, शुरू से मेरे को पसंद है ये, रिस्पेक्ट। ऐसा हप्पू सिंह बोलता है ना, जा बच्चे हमें शुरू से पसंद ना है। एनीबडी हप्पू की उल्टन पलटन देखता है क्या कोई? कभी कभार, हाँ, एक समय पे देखते थे भाई, फनी आता है, कभी कभी मैं भी देख लेता हूँ ऐसा फ्री टाइम में। खैर, अच्छा, गुड, रिस्पेक्ट। और लास्ट, चीट, सही बोला एकदम वो। आज के समय में तो रिलेशनशिप के लिए चीट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़कियों को टॉक्सिक रिलेशनशिप में मजा आ रहा है। सार्काज्म कर रहा हूं।
चीट नहीं, तो चीट रिलेशनशिप के लिए जरूरी है क्या बताओ? चीटिंग से तो रिलेशनशिप टूट जाती है, ढंग का बताओ कुछ। कम्युनिक कौन बोला? बहुत बढ़िया बोला, कम्युनिकेशन। क्या क्या नाम आपका? तनीषा, बहुत बढ़िया, कम्युनिकेशन। बस हो गया। अच्छा, ये तो आपकी सोच है, सोचते जाओ तो ऐसे 100 फैक्टर्स निकाल सकते हो कि भी ये भी सब जरूरी है। टाइम जरूरी है, एक दूसरे को टाइम देना जरूरी है, पेशेंस जरूरी है, बहुत बातें हैं जो आप लिख सकते हो। पर मेरा ये मानना है कि ये बहुत फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, इसका कोई सेंस नहीं, आप टाइम पास कर रहे हो। ये सब छोड़ दो। आपने पहली बार में ही सही बोल दिया था, तो जानबूझ के कराया सब आपके साथ। ट्रस्ट है तो बाकी सारे हैं नकुल, ट्रस्ट है ना तो बाकी सारे हैं। आप सोच के देख लो, दे ऑल बॉइल डाउन टू वन थिंग इन द एंड विच इज ट्रस्ट। अगर आप किसी के साथ कॉम्पेटिबल हो तो ही तो उस पर ट्रस्ट कर पाओगे। इनकॉम्पेटेबल व्यक्ति पे आप ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। आप सामने वाले को समझते हो कब? यस, जब समझ डेवलप हो जाती तो अपने आप ट्रस्ट निर्मित हो जाता है। सारे लगा लो आप, जिस पे विश्वास करते हो उसी को अपनी बातें बताते हो, कम्युनिकेट करते हो उसके साथ। रिस्पेक्ट उसी का कर सकते हो जिस पे विश्वास कर सकते हो। अविश्वसनीय व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं करता है। आप रिलेशन को बचाने के लिए एफर्ट्स कब लगाओगे? जब विश्वास हो कि नहीं ये रिलेशनशिप वर्क कर सकती है, ट्रस्ट हो। सपोर्ट कब करोगे? जब ट्रस्ट हो कि मेरे सपोर्ट से जब ये आगे बढ़ेगा तो मुझे भूलेगा नहीं, मुझे साथ में लेके चलेगा। आप कुछ भी कर लो, अंत में इट कम्स डाउन टू ट्रस्ट। मतलब यूं कहूं कि अगर ट्रस्ट है तो बाकी सारे हैं। भूल जाओ दूसरों का नाम लेना। एक बार ऐसे ही हुआ कि लक्ष्मी जी जो है वो सपने में आ गई व्यक्ति के। बोले तेरे यहाँ बहुत दिन से हूं मैं, तो बहुत धनवान है मेरे होने से। अब मेरा समय हो गया, मेरे को जाना है, मैं जा रही हूँ। सपने में आई तो उसने कहा माता रूठ क्यों रहे हो? मिले नहीं, बस जाना है मेरे को, जाने का समय आ गया, अब जाऊंगी। ठीक है, तो लक्ष्मी जी चली गई सपना देखे। अगले दिन व्यापार में लॉसेस वॉसेस चालू हो गए सब। लक्ष्मी जी गई तो सब आना ही जमीन पे आ जाएगा आदमी। अगले दिन रात को फिर सपना आया। सपने में कीर्ति देवता, यश के देवता जो थे, वो बोले मैं भी जा रहा हूँ। बोले लक्ष्मी नहीं है तेरे पास, धन नहीं, तो तेरी कौन पूछत करेगा? कोई सम्मान, मान सम्मान, यश तुझे नहीं मिलने वाला है। मैं भी नहीं रहूंगा, मैं भी जा रहा हूँ। रुक जाओ। बोले नहीं मैं भी जाऊंगा। जाओ, क्या कर सकते। वो भी चले गए। तीसरे दिन अगले देवता आए, प्रेम के देवता। बोले जिस घर में धन नहीं हो और जिनको कोई जानता नहीं हो, फेमस नहीं हो, उस घर में किच किच कलह रहती है, प्रेम नहीं रहता, लोग आपस में लड़ते हैं। गरीब लोगों के घर में बहुत किचकिच की आवाज आती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी बुराइयों की जड़ तो निर्धनता है। एक्सेप्ट करो इस फैक्ट को, है ना। पिताजी कब डांटते हैं कि बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा? चालू हो जाते हैं 15 मिनट तक, क्योंकि पैसे का अभाव है। बहुत पैसा हो तो कोई बात नहीं बेटा, चलने दे, एक एसी और लगा ले। बात समझो, देखो पैसा सब कुछ नहीं, लेकिन लाइफ को कंफर्टेबल बनाता है। हाँ, ध्यान सुनना। पर कोई बात नहीं। तो प्रेम ने कहा, प्रेम के देवता ने कहा कि मैं भी जा रहा हूं। उसने कहा आप नहीं जाओगे। बोले मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, हमारे कोई मार्केट में यश नहीं है, नाम नहीं है, कोई नहीं जानता, चलेगा। पैसा नहीं, कोई बात नहीं, हम रह लेंगे। पर हम परिवार के लोगों में आपसी प्रेम ही खत्म हो जाएगा यार, तो कैसे रहेंगे यार? एक दूसरे का साथ तो दे, प्रेम तो रहे, विश्वास तो रहे। आपको नहीं जाने दूंगा, कुछ भी हो जाए आपको नहीं जाने दूंगा। पांव पकड़ लिए सपने में ही। तो वो रुक गए, उनको रुकना पड़ा। अब वो रुक गए तो अगले दिन फिर दोनों आ गए, लक्ष्मी और यश के देवता। और बोले यार तूने इसको रोक लिया। हमने सोचा हम जाएंगे, धीरे धीरे ये भी आ जाएगा और तेरे को पूरा कंगाल कर देंगे। पर तूने जो जड़ थी, जो मेन कोर था, वो पकड़ लिया जाते जाते। अब मुद्दा ये कि जिस घर में प्रेम रहता है वहां धन रहता ही रहता है। और जहां धन रहेगा वहां लोग मान सम्मान तो करेंगे करेंगे, तो यश को भी आना पड़ेगा। यानी कि इट ऑल बॉइल्स डाउन टू म्यूचुअल लव। ठीक, तो कोई एक चीज ऐसी होती है जो होती है तो सबको ले आती है। तो इस केस में क्या था, इस कहानी में प्रेम था। और रिलेशनशिप में क्या है? ट्रस्ट है। ट्रस्ट अगर रहता है तो बाकी सारे फैक्टर्स को ले आता है, और ट्रस्ट नहीं है तो इनमें से एक भी बचने वाला नहीं है। पहुंचे क्या बात? तो बात की बात है। ऑनेस्टी भी बोला था ऑनलाइन बच्चों ने, सही बात है। चलो खैर, तो मुद्दा यह है कि भाई पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप के लिए क्या जरूरी है? ट्रस्ट। अब कभी किसी दिन सर प्रूव जरूर कर देना कि आपने ये जो फालतू बात करी है क्लास में, हम आपके बारे में कुछ और ही जज कर रहे हैं। पर ठीक है, अभी थोड़ा सा और विश्वास कर लेते हैं कि आप इसको कहीं प्रूव करोगे। ठीक, रखो विश्वास, है ना, कर दूंगा। और बोलो तो अभी कर दो, 1 मिनट में अभी कर देता हूं। आपको विश्वास नहीं होता क्या है? आगे का कल कोई उठ के चला जाएगा क्लास से तो नुकसान हो जाएगा ना। देखना जरा डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड
कंपनी है अपने कोर्स में, और इसमें एक पॉइंट है, देखना जरा, बेसिस पॉइंट्स में एक पॉइंट है, म्यूचुअल एजेंसी एंड म्यूचुअल ट्रस्ट। पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड इट इज कैरिड बाय, अब ये दो अलग अलग पॉइंट है पर अपन ने एक में कर दिया, म्यूचुअल ट्रस्ट अलग होता है और म्यूचुअल एजेंसी अलग होती है, पर एक में जोड़ दिया था। तो क्या पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट? ठीक, और मजे की बात बताऊं, पार्टनरशिप ट्रस्ट पे बेस्ड है, इसका एक बहुत तगड़ा उदाहरण देता हूं आपको, इसी लॉ से ही दे रहा हूं ना, ताकि आपको प्रूव हो जाए कि जो रिलेशनशिप है इसमें ट्रस्ट जरूरी है, और ट्रस्ट ना हो तो रिलेशनशिप नहीं हो सकती, इसलिए ये सब बातें की थी। दूसरा उदाहरण है कि अगर कोई पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर पे केस करना चाहता है तो कर सकता है क्या? और फॉर्म रजिस्टर्ड फॉर्म है, इट इज अ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म एंड वन पार्टनर वांट्स टू फाइल अ केस अगेंस्ट अनदर पार्टनर ऑन द ग्राउंड कि उसने कुछ बेईमानी की है, कुछ न कुछ घोटाले किए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को उसने मैनिपुलेट किया है, ऐसी आरोप लगा के एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पे सू करना चाहता है, केस करना चाहता है, कर सकता है क्या? रूल क्या है? पूछो पूछो। रूल ये है कि कर सकता है, लेकिन फॉर्म से उसको अपने आप को निकालना पड़ेगा, फॉर्म छोड़ना पड़ेगी, फॉर्म से रिटायर होना पड़ेगा। वो फॉर्म में बना भी रहे और अपने ही पार्टनर पे सूट भी फाइल कर दे, ये अलाउड नहीं है। सूट फाइल करना अलाउड है, लेकिन फॉर्म में रहते हुए नहीं। फॉर द पर्पज ऑफ फाइलिंग सूट, केस फाइल करने के लिए आपको फॉर्म से अपने कनेक्शन तोड़ने पड़ेंगे, आपको फॉर्म से रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, उसके बाद आप सूट फाइल कर सकते हो। क्यों? ये प्रूव हो गया क्योंकि पार्टनरशिप इज द रिलेशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, और केस कर रहे हो मतलब विश्वास नहीं रहा है, और जब विश्वास नहीं रहा है तो पार्टनरशिप नहीं रह सकती। आई बात समझ में आई? दिन रात एक साथ हो सकते हैं क्या? दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, दिन है तो रात नहीं है, रात है तो दिन नहीं है। ठीक, पार्टनरशिप है तो कोर्ट केस नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो जब आप डिस्ट्रस्ट करते हो तभी होता है, और अगर कोर्ट केस हो रहा है तो पार्टनरशिप नहीं रह सकती। दो ऑपोजिट पोल्स एक साथ तो आ ही नहीं सकते ना, पोल्स अपार्ट। प्रूव हुआ लॉजिक से? इसका मतलब पार्टनरशिप इज द रिलेशन एंड रिलेशन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन ट्रस्ट। तो जब तक ट्रस्ट है तब तक पार्टनर रहना, और जिस दिन ट्रस्ट उठ जाए तो आप पार्टनर रह ही नहीं सकते। या तो ट्रस्ट उठा के केस कर लो तो पार्टनरशिप छोड़ो, और अगर पार्टनरशिप में बने रहना है तो फिर केस मत करो। दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती? एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। मजा आया सुन के? मतलब लॉ का जो ये मैंने आपको प्रोविजन बताया कि लॉ में ऐसा रूल है कि ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, इससे प्रूव हो रहा है मेरा पॉइंट क्या, कि पार्टनरशिप इज रिलेशन एंड दैट रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट। प्रूवन? बहुत सही, शार्प बच्चा। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन, ये डेफिनेशन का पहला पार्ट था। डेफिनेशन का दूसरा पार्ट, रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। अब पर्सन्स में आपको ये तो समझ में आ गया कि पर्सन्स लिखा है मतलब प्लूरल है, और प्लूरल मतलब कम से कम कितने चाहिए? दो। भाई एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ये तो संस्कृत में होते हैं, बाकी हिंदी और इंग्लिश में तो दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जब तक आदमी सिंगल है तब तक एक वचन, और शादी होने के बाद सिर्फ बहु ही बोलती है, बहुवचन। आदमी कहाँ बोलता है? सर बहुत प्रॉब्लम है आपको लड़कियों से। नहीं, ऐसा कुछ बोला ही नहीं मैंने। अरे बात की बात है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। बात समझ में आई क्या? बहुवचन तो सिंगुलर और प्लूरल, तो प्लूरल मतलब पर्सन, पर्सन्स मतलब दो या दो से ज्यादा। चलो ये तो ठीक है। पर्सन शब्द का क्या अर्थ है इस पे बात करेंगे। 15 मिनट 17 मिनट पढ़ाऊंगा आपको, टाइम बहुत कम मिलता है, मतलब गाड़ी गर्म होती है पढ़ाने के लिए, और उतने में तो दूसरे टीचर का टाइम हो जाता है, पर कोई नहीं, थोड़े दिन की बात है, फिर मैं टाइम बढ़वाऊंगा अपना। खैर बताइएगा मुझे, पर्सन शब्द का क्या अर्थ है? अब वो सिंगुलर प्लूरल भूल जाओ, वो तो मैंने करा दिया, वो वाला इंटरप्रिटेशन, अब उसको एक तरफ रख दो दिमाग के एक कोने में, वो है अपनी जगह। पर्सन का क्या अर्थ है? पर्सन या पर्सन्स जो भी है, मतलब व्यक्ति का अर्थ क्या है? नेचुरल पर्सन। और जल्दी जल्दी बोलना, हाँ टाइम कम है। हाँ, नेचुरल पर्सन का ही दूसरा नाम इंडिविजुअल है। और बोलिए, आर्टिफिशियल पर्सन। तो पर्सन कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन का ही दूसरा नाम सिनोनिमसली क्या बोलते हैं हम? इंडिविजुअल बोलते हैं। ठीक, अब नेचुरल पर्सन में कौन कौन आता है जल्दी बोलो? ह्यूमन बींग्स सारे, मेल फीमेल बेमेल सब आ गए हैं? अच्छा, और
अभी तो अपन लीगल पर्सन की बात करें कि लीगली कौन एक पर्सन है, ऐसा तो उसमें माइनर भी पर्सन है ना, कोई दिक्कत नहीं। ही इज एन, अरे लॉ से हट, चलो लॉ से भी हटा दो। माइनर को आप एक पर्सन, इंग्लिश ग्रामर में माइनर को पर्सन बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ग्रामेटिकली तो ही इज ए पर्सन ना, इंसान, उस अपेक्षा से ले रहे थे तो माइनर इज ए। अभी सबको लो, फिर बाद में मैं क्लैरिटी देते जाऊंगा, एक एक परत दर परत चलते हैं अपन, है ना। तो पहला, इसमें सब आ गए, सारे मेल, सारे फीमेल, सारे मतलब ह्यूमन बींग बोल दूं, सारे ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं? इंडिविजुअल होते हैं, यानी कि पर्सन होते हैं। कौन से पर्सन होते हैं? नेचुरल पर्सन। नेचुरल, जल्दी से बोलो, नेचुरल पर्सन किसको बोलते हैं? जो नेचुरली पैदा होते हैं। नेचुरली पैदा होते हैं मतलब जो नेचर जिनको देती है। इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, बच्चा पैदा नहीं होता अनलेस कि नेचर तैयार हो आपको बच्चा देने के लिए। कईयों को आईवीएफ से भी नहीं होता है, टेस्ट ट्यूब से भी नहीं देना है नेचर को, तो नहीं देगी। इसलिए इंसान क्रेडिट तो लेता है कि बच्चा हमने पैदा किया, पर देती वो नेचर ही तो बराबर ना। माँ के पेट से, गर्भ से निकल के बच्चा आता है दुनिया में, तो वो बच्चा नेचुरल पर्सन ही माना जाता है। ये हो गई एक बात। आर्टिफिशियल पर्सन, अब आर्टिफिशियल शब्द का अर्थ क्या है? मैंने पूछा आर्टिफिशियल शब्द का अर्थ क्या है, आप मैन मेड यही चाहिए अभी सिर्फ मेरे को। आर्टिफिशियल शब्द का अर्थ बोला ना मैंने, प्रिसाइजली सुना करो, है ना। सब सिखा दूंगा आपको, कैसे ऑब्जर्वेशन करते हैं छोटी छोटी चीजों को, कैसे ऑब्जर्वेशन को, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस को सीक्वेंस में डाल के फिर एनालॉजी बना के कंक्लूजन ड्रॉ किए जाते हैं। पूरा आईआईएम आईआईटी टेक्निक से आपको करा दूंगा मैं ना, पढ़ना सिखा दूंगा, चिंता मत करो। अभी रॉ फॉर्म में पढ़ते हो, मैं आपको प्रोसेस समझा दूंगा। मैंने वर्ड क्या बोला? आर्टिफिशियल शब्द का मीनिंग बताओ, मीनिंग क्या है इस शब्द का? मैन मेड, बहुत बढ़िया। तो आर्टिफिशियल पर्सन, अब ये बोलो इसका मतलब मैन मेड पर्सन, इसका मतलब ये वो पर्सन है जिसको इंसान ने बनाया। तो आपको और हमको भी तो माता पिता इंसान नहीं बनाया, बोले नहीं नहीं, अभी प्रूव किया ना, हमको तो नेचर नहीं बनाया है। ठीक, अब मैन ने क्या बनाया? मैन ने बनाया लॉ। लेयर खोलना है ना, तो मैन ने क्या बनाया? लॉ। और उस लॉ को फॉलो करते हुए जो बनी कंपनी, तो क्या वो कंपनी लॉ से बनी? ठीक, और लॉ किसने बनाया? मैन ने। और जो मैन मेड है उसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल। मतलब एनालॉजिकली कंपनी क्या हो गई? आर्टिफिशियल पर्सन। अब समझ में आया? परत दर परत, बहुत सही। अब ये तो ठीक है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, रटाना आसान है। अभी मैं आपको 4 नाम लिख दूंगा, बेटा आर्टिफिशियल पर्सन में ये आते हैं और ये नहीं आते हैं। 4 बार बुलवा भी लूंगा, बोलो कौन कौन आते हैं? ये टाइम पास है, दूसरी जगह जाओ ऐसा पढ़ना है। मैं करूं मेरा काम, ध्यान सुनना, कर रहा हूं, ध्यान सुनना। आर्टिफिशियल पर्सन पढ़ने के पहले पर्सन किसको कहते हैं, अब इस पे नए सिरे से वापस चर्चा करते हैं, एक एक परत खोलेंगे। पर्सन किसको बोलते हैं पूछो मेरे से फटाफट। पर्सन हिंदी में बोलते हैं व्यक्ति। व्यक्ति किसे कहते हैं? व्यक्ति किसे कहते हैं? जिसका व्यक्तित्व हो, यानी कि पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी मतलब लुक्स या फिजिकल लुक्स नहीं, है ना। पर्सनैलिटी का, व्यक्तित्व का अर्थ होता है जिसका कुछ अस्तित्व हो। अस्थि मतलब है, संस्कृत शब्द है अस्थि यानी है, एंड द स्टेट ऑफ बीइंग इज नोन एज अस्तित्व। मेरे पने का भाव इज ममत्व, घना घना का भाव इज घनत्व, तो होने का भाव, अस्थि का भाव इज नोन एज अस्तित्व, बराबर। तो अस्थि मीन्स होना, और होने को इंग्लिश में बोलते हैं एग्जिस्ट। बहुत बढ़िया, ठीक। और अगर होने को एग्जिस्ट बोलते हैं तो अस्तित्व को एग्जिस्टेंस बोलते हैं। बहुत बढ़िया। तो अस्तित्व यानी क्या होना चाहिए उसका? एग्जिस्टेंस। अब एग्जिस्टेंस 2 प्रकार का होता है। एग्जिस्टेंस 2 प्रकार का होता है, एक डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को तो हम फिर अस्तित्व मानते ही नहीं है, क्योंकि डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में आप एग्जिस्ट तो कर रहे हो लेकिन आपका खुद का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को हम एग्जिस्टेंस होके भी एग्जिस्टेंस नहीं मानते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि आपका खुद का तो अस्तित्व है ही नहीं, आपका अस्तित्व किसी और पे डिपेंड कर रहा है। आ गई बात समझ में? तो वास्तव में असल में अस्तित्व किसको कहा जाता है? जो इंडिपेंडेंट हो। अब इंडिपेंडेंट अस्तित्व किसको बोलते हैं पूछो? जहां पर आप किसी और पर, अपने अस्तित्व के लिए किसी और पर निर्भर ना करते हो। अब वापिस आओ, क्या नेचुरल पर्सन का अस्तित्व डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है। हमको बनाने वाले कौन, मतलब जन्म देने वाले कौन? माता पिता। क्या उनके न रहने पर पुत्र पुत्रियां मर जाते हैं भारत दुनिया में? कि उनके बनाने वालों के न रहने पर भी वो चलते रहते हैं? बहुत बढ़िया। माता पिता खाना बंद कर दे तो ये भूखे रह जाते हैं क्या?
नहीं, इनका पेट फिर भी भर जाता है। इसका मतलब हम सब इंसानों का जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, वो हमको निर्मित करने वाले, बनाने वाले अथवा जन्म देने वालों के अस्तित्व से सेपरेट, अलग, पृथक, जुदा है, एकदम अलग है। बोलो हाँ। बहुत बढ़िया। उनके अस्तित्व पे हमारा अस्तित्व डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब नेचुरल पर्सन पे तो ये रूल प्रॉपर फिट हो रहा है, क्योंकि अब ध्यान से देखना, क्या आप और मैं एग्जिस्ट करते हैं? हाँ। माता पिता जिए तो हम जीते, वो नहीं रहे तो हम भी मर जाते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, हमारा अपना एक अस्तित्व, हम सांस लेते तो हमको ही आती है। इसका मतलब हमारा एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है मतलब हमारा अस्तित्व है। इसका मतलब हमारा व्यक्तित्व है। इसका मतलब हम व्यक्ति हैं। पीछे जाना वापस रिवर्स ऑर्डर में। और व्यक्ति को इंग्लिश में पर्सन ही बोलते हैं। इसका मतलब नेचुरल पर्सन तो पर्सन होता है भैया, ये प्रूव हो गया। ठीक, प्रूव हुआ। अब दूसरे आर्टिफिशियल पर्सन को भी अगर पर्सन प्रूव करना है तो इसी लेयर से करेंगे। अब आर्टिफिशियल पर्सन को प्रूव करते हैं। एक उठाता हूं, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का नाम है अल्फा एंटरप्राइजेस। इसमें 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। प्रश्न ये है कि क्या ए, बी, सी तीनों एक साथ मर जाएं, एक रूम में बैठे हैं, छत गिर जाए और तीनों मर जाएं, तो क्या उसके बाद भी फर्म चलती रहेगी कि फर्म बंद हो जाएगी? इसका मतलब बिजनेस का अस्तित्व बिजनेस बनाने वालों के अस्तित्व पर डिपेंड कर रहा है। बिजनेस का अस्तित्व जिनने बिजनेस बनाया है उनके अस्तित्व पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म दुनिया में एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस पार्टनर्स के एग्जिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है मतलब हम उसको अस्तित्व नहीं मानते हैं। अस्तित्व नहीं है मतलब उसका कोई व्यक्तित्व नहीं अलग से खुद का सेपरेट। इसका मतलब वो व्यक्ति नहीं है। इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म अपने आप में कोई सा भी पर्सन नहीं है। न वो नेचुरल पर्सन है, न वो आर्टिफिशियल पर्सन है। पार्टनरशिप फर्म पर्सन नहीं है। मैं फेमा और इनकम टैक्स एक्ट से पढ़ा दूंगा कि पर्सन है, ये भी पढ़ा दूंगा, आप चिंता मत करो कि पार्टनरशिप फर्म पर्सन है किसी और एक्ट में, पर यहां क्यों नहीं है ये पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक, बहुत सारी चीजें आपको बताऊं। मैंने आपको डे 1 पे क्या कमिट किया था बड़े जोर शोर से कि फाउंडेशन पास कराने के लिए पढ़ा रहा हूं आपको ना। पूरी तैयारी कहां तक की है ना? इंटर की क्लास में बैठोगे तो याद आएगा कि हाँ ये बात सर ने बताई थी, इसलिए यहाँ पे कितनी इजीली समझ में आ गई यार। ठीक, और मन में थैंक यू आए तो मन में बोल लेना उस समय। यही करूंगा मैं, सब बच्चों के साथ यही करा आज तक, है ना? चिंता मत करो, करने देना बस। फिर बोल रहा हूं, तो पार्टनरशिप फर्म पर्सन है कि नहीं है? अब एक बहुत ध्यान से एक सेंटेंस सुनना, कान को यूं करके सुनना ना, खोल के। पार्टनरशिप फर्म को बनाने वाले सब पर्सन्स होते हैं। बनेगी तो डेफिनेशन में लिखा ना पर्सन्स, तो पार्टनरशिप फर्म को बनाने वाले जितने लोग हैं वो सब पर्सन्स हैं, पर उन सब से मिलके जो फर्म बनी वो फर्म पर्सन नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्म पर्सन तब होती जब फर्म का एग्जिस्टेंस उसको बनाने वालों के एग्जिस्टेंस से सेपरेट होता कि ये नहीं भी रहे तो भी फर्म चलती रहेगी। लेकिन जब ये नहीं रहते हैं तो फर्म भी नहीं रहती है। इसका मतलब फर्म का एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट है, और जब डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है मतलब फर्म का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं सेपरेट, और सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है मतलब अस्तित्व नहीं है, व्यक्तित्व नहीं है। मतलब पार्टनरशिप फर्म अपने नाम से खुद कोई व्यक्ति नहीं है। अब आया समझ में क्या बोल रहा हूं? हाँ, उसको बनाने वाले लोग अंदर व्यक्ति हैं, वो तो डेफिनेशन में लिखा है व्यक्तियों से मिलकर बनती है, पर पार्टनरशिप फर्म खुद अपने आप में एक व्यक्ति नहीं है। अब कंपनी पे आओ। कंपनी का नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मान लो इनके भारत भर में 1 करोड़ मेंबर हैं, होंगे इतने तो, मान लो 1 करोड़ मेंबर है। अब 1 करोड़ मेंबर हैं, इतने सारे जगह जगह अलग अलग शहरों में होंगे। उनमें से एक मेंबर मैं भी हूं। मैंने रिलायंस के मान लो 500 शेयर खरीदे, तो जो शेयर खरीद लेता है वो मेंबर बन जाता है। आमतौर पे यही होता है, बाकी फिर अपन कंपनी एक्ट पढ़ेंगे तो डिटेल में बता दूंगा। आमतौर पे जिसके पास शेयर है वो क्या कहलाएगा? शेयर होल्डर अथवा मेंबर, एक ही बात है। शेयर होल्डर इज इक्वल टू मेंबर, जनरली स्पीकिंग शेयर होल्डर इज इक्वल टू मेंबर। तो मैं रिलायंस का मेंबर हूं कि नहीं? मैं हूं। तो मैंने शेयर लिए, मैं मेंबर बना। फिर 4 महीने बाद वो शेयर मैंने बेच दिए, ऑनलाइन ऐप पे बेच दिए। तो किसने खरीदे? तो तिरुचिरापल्ली में किसी रामास्वामी ने खरीदे। किसने खरीदे? तो रामास्वामी अब इस कंपनी का पहले शेयर होल्डर नहीं था, पर मैंने बेचे और उसने खरीद लिए, तो अब वो क्या हो गया? शेयर होल्डर हो गया, और मैं बाहर हो गया। तो क्या मेरे जाने से कंपनी पे फर्क पड़ा? रत्ती भर भी फर्क पड़ा? पर क्या एक पार्टनर चला जाए तो फर्क पड़ जाता है पार्टनरशिप फर्म को? पूरी यूं हो जाती है, सब रिवैल्यूएशन हो जाते हैं, जानने पे कईयों के गेनिंग रेशो कैलकुलेट हो जाते हैं। बोलो हाँ। अकाउंटिंग हो जाती है रिटायरमेंट की। पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस पे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? कंपनी के बिजनेस पे फर्क पड़ा?
नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि कंपनी का बिजनेस, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अपने मेंबर्स जिन लोगों से मिलके बना है उनके अस्तित्व पे डिपेंड नहीं करता। वो आते हैं, वो जाते हैं, पर कंपनी के एग्जिस्टेंस पे फर्क। इसका मतलब कंपनी भी पर्सन है और उसको बनाने वाले जो लोग हैं वो भी पर्सन है, और ये पर्सन और वो पर्सन दोनों सेपरेट है। माता पिता भी पर्सन है, बेटा भी पर्सन है, पर वो पर्सन और ये पर्सन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रख रहे हैं। ठीक, तो बनाने वाले मेंबर्स जो माता पिता एक तरीके से इस कंपनी के जिनने मिलकर बनाई है वो भी पर्सन है, उनने जिसको बनाया है वो भी पर्सन है, और दोनों का एग्जिस्टेंस सेपरेट है। ये नहीं भी रहे मेंबर्स तो भी कंपनी चलती रहेगी। ये तो छोड़ो, ये तो बड़ी कंपनी है। किसी एक कंपनी में 5 मेंबर्स भी हो सकते हैं सिर्फ। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कितने मेंबर हुए? मान लो किसी 5, किसी प्राइवेट लिमिटेड में 5 मेंबर है, पांचों एक ही हॉल में बैठे हैं और फिर से छत गिर जाए और वो पांचों मेंबर मर जाएं, तो क्या फिर भी ये कंपनी जिंदा रहेगी? कोई और आ जाएगा संभालने, गवर्नमेंट किसी और को दे देगी, या उनके बच्चों के नाम पे अपने आप शेयर पहुंच जाएंगे। आगे बात समझ में? तो कंपनी का अस्तित्व मेंबरों के मर जाने से खत्म नहीं होता, पर पार्टनरशिप का अस्तित्व पार्टनर्स के मर जाने पे खत्म हो जाता है। इसका मतलब पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट है, कंपनी का एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। तो किसका एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस है? कंपनी का। इसका मतलब कंपनी इस लेयर रूल से पर्सन है, पर पार्टनरशिप फर्म पर्सन नहीं है। बहुत सही। क्या इसी तरह एलएलपी भी एक पर्सन है? एलएलपी नाम सुना है ना, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अपन कोर्स में पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, अभी से नाम सुन लो। एलएलपी भी एक पर्सन है। क्यों? क्योंकि एलएलपी के पार्टनर्स आते हैं, जाते हैं, जीते हैं, मरते हैं, लेकिन एलएलपी चलती रहती है। आप पढ़ के आए हो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी के फीचर्स, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन। हाँ तो बोलो। आर्टिफिशियल पर्सन, बिजनेस स्टडीज 11th। हाँ, एलएलपी। तो ये रूल एलएलपी पे भी लगेगा। क्या इसी तरह बैंक्स में भी लोग आते हैं, लोग जाते हैं, पर बैंक चलता रहता है? हाँ। क्या इसी तरह से ट्रेड यूनियंस में भी मेंबर्स आते हैं, मेंबर्स जाते हैं, चलता रहता है? हाँ। अरे ऑटो रिक्शा का यूनियन, मैंने एक नई ऑटो रिक्शा खरीदी, पैसे कमाने के लिए ऑटो रिक्शा चलाएंगे, और ऑटो रिक्शा यूनियन की मेंबरशिप ले ली। 15 दिन बाद मेरी लॉटरी खुल गई तो वाइफ ने कहा ऑटो रिक्शा चलाना बंद कर दो, तो मैंने ऑटो रिक्शा यूनियन छोड़ दिया। तो मेरे आने से फर्क नहीं पड़ा यूनियन को, और मेरे जाने से भी फर्क नहीं पड़ा, यूनियन तो चले जा रहा है। मतलब ट्रेड यूनियन भी सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसका खुद का अस्तित्व है सेपरेट। बैंक का भी खुद का अस्तित्व है, मेंबर्स आते हैं, मेंबर्स जाते हैं, कस्टमर्स आते हैं, कस्टमर जाते हैं, बैंक चलता रहता है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस भी ऐसे ही हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन सुना है नाम आपने? ये किसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस? बहुत बढ़िया। जिनका अलग से पार्लियामेंट्री एक्ट हो। समझाता हूं। सीए एक्ट 1949, सीएस एक्ट 1980, एलआईसी ऑफ इंडिया एक्ट 1956, आरबीआई एक्ट 1934, सेबी एक्ट 1992 एंड सो ऑन। बहुत सारे। क्या ये एक एक्ट है जो पार्लियामेंट में पास हुआ है? और इस एक्ट से एक बॉडी बनी जिसका नाम है आईसीएआई। इस एक्ट से एक बॉडी बनी जिसका नाम है, इस एक्ट से एक बॉडी बनी जिसका नाम है, इस एक्ट से एक बॉडी बनी जिसका नाम है, और इस एक्ट से एक बॉडी बनी जिसका नाम है सेबी। और ऐसे और भी हैं एटसेट्रा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यहां लिखता हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बताओ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कोई एक्ट है भारत में? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक्ट नहीं, वो तो नॉर्मल एक कंपनीज एक्ट जनरल, जिसमें हजारों कंपनियां बनती जिस एक्ट को फॉलो करके। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए पार्लियामेंट में स्पेशल कोई एक्ट पास? वो तो जनरल कंपनीज एक्ट में लाखों कंपनियां बनती, उसी तरह वो भी एक कंपनी। समझ में आया? तो रिलायंस कंपनी तो है, कंपनी तो है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन नहीं है। माना रिलायंस सेपरेट लीगल एंटिटी है, रिलायंस कंपनी अपने आप में मुकेश अंबानी के न रहने पे भी चलेगी, मतलब पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन भी है, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन इन द फॉर्म ऑफ कंपनी है, आर्टिफिशियल पर्सन इन द फॉर्म ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन नहीं है। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। लॉ, एक्ट, लेजिस्लेशन, इनैक्टमेंट, स्टैट्यूट, ये सब सिनोनिमस है मोस्टली। इन सब का अर्थ क्या है? कानून, विधि, लॉ। तो क्या जो लॉ को बिलोंग करे वो लॉफुल है? जो लॉ को फॉलो करे वो लॉफुल है? जो स्टैट्यूट को फॉलो करे, स्टैट्यूट मतलब भी लॉ, लिखा है ना इज इक्वल टू, ये सब सिनोनिम है।
आप लॉ बोलो, एक्ट बोलो, लेजिस्लेशन बोलो, इनएक्टमेंट बोलो, स्टैट्यूट बोलो, सबका मोटा मोटा मीनिंग सेम है। छोटे छोटे से अंतर है यूज करने का, वो मैं आपको कभी आगे मौका मिलेगा तो बताऊंगा। अभी मोटा मोटा ये है कि ये सब सेम है। तो क्या स्टैट्यूट मतलब लॉ? तो अगर मुझे बोलना है कि कोई चीज लॉफुल है, तो स्टैट्यूट वर्ड में क्या जोड़ूंगा मैं जिससे वो लॉफुल के इक्वल हो जाए? स्टैट्यूटरी। अरे स्टैट्यूट में अगर मैं ORY जोड़ दूं तो फॉर्म बदल जाएगा ना इसका। जैसे मैंडेट, मैंडेट का अर्थ होता है आदेश, मैंडेट मतलब आदेश, और मुझे बताना है कि ये आदेश के रूप में आया है तो क्या बोलूंगा? मैंडेटरी। रेगुलेट, और ये रेगुलेट के रूप में आया है तो क्या बोलूंगा? रेगुलेटरी। पैटर्न समझ में आया है ना? मेथड टीचिंग का पार्ट है पैटर्न ड्रॉ करना। तो जैसे रेगुलेट से रेगुलेटरी बनता है, मैंडेट से मैंडेटरी बनता है, उसी तरह स्टैट्यूट से क्या बना? स्टैट्यूटरी। अब स्टैट्यूट का अर्थ अगर कानून है तो स्टैट्यूटरी मतलब कानूनी, मतलब वो कॉरपोरेशन जिसका खुद का कुछ कानून हो, जिसकी खुद के लिए एक लॉ पास हुआ हो, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। अभी ठीक? इतना सुना? अब कॉरपोरेशन वर्ड की भी चिरफाड़ कर देते हैं। कॉरपोरेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन रूट वर्ड कॉर्पस। कहां से आया कॉरपोरेशन? अब ये सब काम आने वाला है ना, जब मैं आपको इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी पढ़ाऊंगा, या जब भी कॉर्पोरेट वर्ड आएगा तो ये काम आएगा ना, रूट वर्ड। तो कॉर्पस का अर्थ क्या होता है? बॉडी। कॉर्पस मीन्स, और बॉडी का क्या अर्थ है? फिजिकल बॉडी या एग्जिस्टेंशियल बॉडी, जिसका एग्जिस्टेंस हो, पहले फिजिकली नहीं भी हो तो भी चलेगा। इवन इफ इट इज इन द आइज ऑफ लॉ, मतलब उसकी कोई बॉडी है। ठीक, बॉडी मतलब ये नहीं कि टच कर सकें, बॉडी मतलब एग्जिस्टेंस होना चाहिए उसका, चाहे वो फिजिकली हो तो भी चलेगा, ह्यूमन बींग की बॉडी, या लॉ की निगाह में एक बॉडी हो उसको भी बॉडी बोलते हैं। अब सुनना, तो क्या जिन जिन का सेपरेट एग्जिस्टेंस है उनकी अपने आप में एक बॉडी होती है? पार्टनरशिप एक बॉडी है? नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप का अस्तित्व पार्टनर्स पे डिपेंड कर रहा है। पार्टनरशिप आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है, मतलब पार्टनरशिप की कोई बॉडी नहीं है, मतलब पार्टनरशिप कॉर्पोरेट नहीं है। पार्टनरशिप कॉर्पोरेट नहीं है। पर क्या कंपनी कॉर्पोरेट है? हाँ है। LLP कॉर्पोरेट है? हाँ है। बैंक कॉर्पोरेट है? हाँ है। और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेट है? हाँ है। क्योंकि इन सबकी क्या है? सेपरेट बॉडी। कॉर्पस से कॉर्पोरेट बना है। ठीक, इसीलिए डेड बॉडी को कॉर्प्स बोलते हैं, है ना। और बॉडी को बनाना, किसी भी बॉडी को बनाना इज नोन एज इनकॉर्पोरेशन। वर्ब इज इनकॉर्पोरेट। आया समझ में? कॉर्पस इज द रूट वर्ड। जनरली वर्ड क्या यूज होता है? बॉडी कॉर्पोरेट। जो फ्रेज यूज होता है वो क्या होता है? कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो ये बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड चलता है मार्केट में। बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स जिनका खुद का सेपरेट एग्जिस्टेंस हो, सेपरेट बॉडी हो। तो सर कॉर्पस से बना कॉर्पोरेट, कॉर्पस से बना कॉर्पोरेट, और कॉर्पस का अर्थ है बॉडी, तो कॉर्पोरेट का अर्थ भी हुआ बॉडी। तो फिर बॉडी कॉर्पोरेट का अर्थ हो गया बॉडी बॉडी, हुआ ना? बॉडी बॉडी हो गया। पर ऐसा ये बात पकड़ी नहीं जाती ऐसे, ये बोलचाल का फ्रेज है। इसको कोलोकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कोलोकेशन, है ना, जो साथ में वर्ड चलते हैं और बोलने में वही चलता है। जैसे कि मेरे दोस्त ने RO का प्लांट डाला पीथमपुर में, तो यहाँ प्लांट का क्या अर्थ है? प्लांट का, RO का प्लांट डाला, RO मशीन का, RO का प्लांट, RO का पानी बनाने का प्लांट, प्लांट का क्या अर्थ है? मशीन। ये एक दोस्त ने बोला। दूसरे ने कहा कि मैंने कपड़ा बनाने की मशीन इंस्टॉल की अपनी फैक्ट्री में, तो उसने क्या बोला? मशीन। तीसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट था, उसने बोला कि मेरे क्लाइंट की कंपनी की बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख रुपए की है। तो एक ने प्लांट बोला तो भी मशीन था, दूसरे ने मशीन बोला तो भी मशीन था, तीसरा प्लांट एंड मशीनरी बोल रहा है, तो इसका तो अर्थ प्लांट एंड प्लांट हो जाएगा अथवा मशीनरी एंड मशीनरी हो जाएगा। नहीं नहीं, वो बोलचाल में ऐसे ही बोला जाता है, प्लांट एंड मशीनरी। प्रूवन? लैंग्वेज के भी पॉइंट प्रूव करो। कुछ बोला है तो सॉफ्ट ईगो है ना, सॉफ्ट ईगो समझते हो? मालूम पड़ जाएगा साथ में रहेंगे तो, है ना। कुछ बोले हम और आप डाउट लेके आ जाओ, अच्छा ये थोड़ी मान देंगे, ऐसा वाला। ठीक, खैर मजाक की बात। तो मुझे बताओ कि बॉडी कॉर्पोरेट एक फ्रेज है, हमेशा काम आएगा आगे तक? नहीं विश्वास है तो खोल के दिखा दूंगा, देखो मेरे पास हर अविश्वास करोगे तो हाथों हाथ खोल के दिखा दूंगा। बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड LLP एक्ट में यूज हुआ है और जगह जगह भारत में यूज करते हैं इसको। तो बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड में कोई प्रॉब्लम है क्या? बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या?
जिनकी खुद का सेपरेट एग्जिस्टेंस है, मेंबर अलग हैं और वो अलग है, मेंबरों के जीने मरने आने जाने से उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के सारे मेंबर मर जाएं एक रूम में तो क्या वो बिजनेस खत्म हो जाता है? हाँ, इसका मतलब एचयूएफ एग्जिस्ट तो करती है लेकिन उसका एग्जिस्टेंस सेपरेट नहीं है। तो एचयूएफ बॉडी कॉर्पोरेट है कि नहीं है? नहीं है। तो कौन कौन बॉडी कॉर्पोरेट हैं? कंपनी है, एलएलपी है, ट्रेड यूनियन है, बैंक है, फॉरेन कंपनी, फॉरेन बैंक्स, ये सब हैं। लेकिन कौन नहीं है? पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, यानी कि सेपरेट एंटिटी नहीं है, एचयूएफ नहीं है। इतना याद आया? अच्छा, जो बॉडी कॉर्पोरेट हैं, अब फटाफट आओ, जो बॉडी कॉर्पोरेट हैं क्या उनका अपना खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है? मतलब उनका प्रॉपर एग्जिस्टेंस है, मतलब उनका अस्तित्व है, मतलब उनका व्यक्तित्व है, मतलब वो सब व्यक्ति हैं, यानी कि वो सब पर्सन्स हैं। और चूंकि उनको लॉ के तहत या इंसान ने बनाया है, इसलिए पर्सन में भी कौन से वाले पर्सन बनेंगे, नेचुरल के आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल। अब बताओ आर्टिफिशियल पर्सन में कौन कौन आ रहा है? बहुत बढ़िया, कंपनी आ रही है, एलएलपी आ रही है, बैंक आ रहा है, ट्रेड यूनियन आ रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह, और ये सब आ रहे हैं। कौन नहीं आ रहा है? बाहर कर दो। पार्टनरशिप और एचयूएफ आर्टिफिशियल पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आते। पर्सन वर्ड पे अभी पूरी बात नहीं हुई है मेरी। डेफिनेशन का दूसरा वर्ड है पर्सन। इस पे 3 लेयर में बात करनी थी। पहला, पर्सन्स प्लूरल यूज किया है, उस पर सबसे पहले बात की। उसके बाद पर्सन 2 प्रकार के होते हैं और उनमें कौन कौन होता है, आर्टिफिशियल और नेचुरल, दोनों को समझाया और प्रूव करा कि कैसे हम बाइफरकेट करेंगे और समझेंगे कैसे किसको बोले और किसको नहीं बोले। किसको बोलते हैं किसको नहीं बोलते रट भी सकते थे, लेकिन ट्रिक दी। अब आज के बाद कभी कोई नाम आया आपके सामने कि ये बताओ ये आर्टिफिशियल पर्सन है कि नहीं है, तो आप ये ट्रिक लगा के आइडेंटिफाई करने की स्थिति में आ चुके हो कि आर्टिफिशियल पर्सन है या नहीं है। ये जादू था, बोलो हाँ। इस लॉजिक से अब आप किसी चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो ना कि कौन है और कौन नहीं है। ठीक, अब इसकी एक तीसरी लेयर और है, समय की सीमा है, कल आके उसको परत को खोलता हूं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।